हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाला है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यार मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लीट चैप्टर बताने वाला हूँ और शॉर्ट में बताने वाला हूँ। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि भाई ख़त्म कर दिया थोड़े में ही, ना ना ना, फिर भाई पढ़ाऊँगा पूरा। मतलब मेरा ये टारगेट रहता है, इस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को डिज़ाइन करता हूँ कि मैं आपको कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ और आप उन कम टाइम में पूरे चैप्टर को समझ जाए, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस चैप्टर को 5 घंटे में ही ख़त्म कर पाओगे, हम इस चैप्टर को 1 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली होगी, ठीक है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो की बात कर लेंगे यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ यार, लाइफ लाइन क्या होती है हमारे नेशनल इकोनॉमी की। देखो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका लाइफ लाइन क्या होता है मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट हो क्या दोस्तों, सामान को इधर से उठा के उधर भेजना। आप भी तो ट्रांसपोर्ट करते हो ना यार अपने आप को। हाँ भाई, इस शहर से उस शहर गए, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली हम सामान की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है लाइफ लाइन आखिर में हमारे इकोनॉमी का, तो होता है ट्रांसपोर्ट। और क्या होता है सर, कम्युनिकेशन। अच्छा, और क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो दोस्तों पहले हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट को, फिर हम आगे समझेंगे बाकी सभी चीज़ों को। तो देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अपने आप ही मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ नहीं पहुंच पाता, ठीक है। भगवान नहीं है वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। वो वही सामान है, वो उड़ थोड़ी सकता है। तो उसलिए क्या होता है दोस्तों कि जो मूवमेंट होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डिमांड लोकेशन पर, सॉरी, सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर सामान को पहुंचाना क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेडर बीच में रहता है। ट्रेडर क्या होता है, बीच में रहता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हाउस से, यानी कि सप्लाई लोकेशन से सामान निकल के ट्रेडर के पास पहुंचता है और ट्रेडर के दुकान पर आता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर वहाँ से खरीद कर लेके जाता है सामान, ठीक। तो यहाँ पर बीच में क्या है, ट्रेडर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके। बिना ट्रांसपोर्टेशन के सब कुछ ठप पड़ जाएगा। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस चीज़ को देखते हैं कि भाई कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन है। तो देखो यार, एक वाटर वे है, एक लैंड है और एक एयर वे है, ठीक है। अंदर कुछ ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो जो लैंड है दोस्तों, लैंड में ज़मीन पर हम किन किन तरीक़ों से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वो है रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन, ठीक। वाटर में, वाटर मतलब भाई पानी वाला जो जहाज आता है ना, शिप, उसके द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इनलैंड यानी कि भाई अपने ही अंदर, ठीक है। और ओवरसीज़ मतलब भाई दूसरे देश में हमें भेजना है तो दूसरे देश से भी हम कर सकते हैं ओवरसीज़, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं एयर में। तो देखो दोस्तों, हवा में क्या है कि भाई हवाई जहाज़ से आप जो है सामान को भेज रहे हो, तो उसमें आता है दोस्तों डोमेस्टिक एयरवेज। मतलब भाई अपने ही चेन्नई से उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश से जो है असम चला गया, असम से जो है मान लेते हैं श्रीलंका कहाँ पहुँच गए, अरे यार वहाँ चला गया, कन्याकुमारी चला गया। तो ऐसे जो है इसे बोलते क्या, डोमेस्टिक, अपने ही देश के अंदर। ये इंग्लैंड में भी अपने ही देश के अंदर, ठीक है। तो ये होता है अपने देश के अंदर। अपने देश के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें क्या होता है कि कुछ प्राइवेट के हाथों में और कुछ पब्लिक के हाथों में। पब्लिक का मतलब क्या, गवर्नमेंट के हाथों में। तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट एयरलाइंस भी है और पब्लिक अंडरटेकिंग एयरलाइंस भी होती हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल एयरवेज में, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेशनली आप सामान भेज रहे हो कहीं, ठीक है, किसी और देश में। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर रोडवेज से, रास्तों की हम बात करते हैं रोडवे की। देखो जो रोडवे है दोस्तों, वो इंडिया का वो करीब 2.3 मिलियन किलोमीटर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा रोड है। और दोस्तों इसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल, स्टेट हाईवे, सभी सेकेंडरी रीजनल रोड्स आ जाते हैं और भी गांव के, शहर के सभी रोड्स आ जाते हैं। और इन रोड्स को जो है दोस्तों मेंटेन करना, बिल्ड करना बहुत ही आसान है देन द रेलवे लाइंस। हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी देख लेते हैं रेलवे लाइंस के द्वारा। मतलब कि जो रोड है वो रेलवे लाइन से क्यों बेटर है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो पॉइंट क्या लिखा गया है, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाया रेल, वाया, सॉरी यार इसे मैं भूल गया क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो। यहाँ पर कहना चाह रहा है भाई देखो, सिंपल सी मतलब ये है कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है उससे क्यों हमारा जो है रोड ट्रांसपोर्ट वो बेटर है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
है। तो भाई मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ABCDEFG H नहीं F तक दिया हुआ है, उन सभी को देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कहता है दोस्तों कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड का वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग जो वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है इन कंपैरिजन टू रेलवे लाइंस, यानी रेलवे लाइंस को बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है और रोड को बनाने में खर्चा कम आता है। और दोस्तों अनइवन टोपोग्राफी को यहाँ पे लिखा गया है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब यह कि जो भौगोलिक, जो फिजिकल, जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है ना उसकी बात की जा रही है। जैसे आप चले जाओ यार हिमालय, तो वहाँ क्या पत्थर ही पत्थर है, तो उस पर क्या तुम रेलवे लाइन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। अगर तुम रेगिस्तान में चले जाओ तो रेगिस्तान में क्या तुम रेलवे लाइन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डूब जाएगा रेलवे लाइन ही रेत के स्टॉर्म से। तो इसलिए हर जगह रेलवे नहीं जा सकता है, ठीक। लेकिन अनइवन टोपोग्राफी यानी कि हर जगह रेलवे नहीं जा सकता है, लेकिन हर जगह जो है दोस्तों रोड बन सकती है, ठीक है ना, रोड बन सकती है। अनडिल्यूटिंग टोपोग्राफी की वजह से क्या होता है कि रेलवे नहीं जा सकता लेकिन रोड जा सकती है, उसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है रोड की। वो जो है कट करके कंप्लीटली, मतलब जो रोड है वो ट्रैवर्स कर सकता है ज़्यादा डिसेक्टेड एरियाज में देन इन कंपेरिजन टू रेलवेज, ठीक है। ट्रैवर्स का मतलब होता है दोस्तों कि वो काट सकता है, मतलब वो कट के रोड बन सकती है, ठीक है ना, रोड पार कर सकता है, ठीक। डिसेक्टेड मतलब क्या, कटे पिटे एरिया में, टुकड़े टुकड़े एरिया में, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट वो कहता है कि जो रोड है हम उसे बिल्ड कर सकते हैं स्लोप्स में। क्यों? क्योंकि यार माउंटेन्स में, हिमालयस में अगर देखोगे तो वहाँ पर जो है वो स्लोप में रोड बना रहता है, ठीक है, क्योंकि वैसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, उसलिए यहाँ पे क्या होता है स्लोप जैसे रोड्स बनाए चले जाते हैं। तो रोड कैन बी बिल्ड इन स्टेप स्लोप्स एंड ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालय। ट्रैवर्स माउंटेन का मतलब है दोस्तों कि वो पार कर जाता है हिमालय को, ठीक है। ये रहा हमारा सी पॉइंट, ये रहा सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन, ठीक है, सच एज हिमालयास, मतलब कि वो हिमालय को काट के निकल जाता है। लेकिन ये काटने वाला काम वो नहीं कर सकता कौन? रेलवे। और हमारा पॉइंट ये दोस्तों कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकल होता है। भाई मेरे इकोनॉमिकल तो सस्ता होता है इन कंपेरिजन टू अदर चीज़। मतलब यहाँ पर दोस्तों छोटा अगर आपको सामान ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए दोस्तों रोड इकोनॉमिकल है। अब छोटे से सामान के लिए आप एरोप्लेन बुक करके नहीं जाओगे, महंगा पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर कुछ लोग कोई आना जाना है, ठीक, थोड़े बहुत सामान लेकर जाना है, तो इसके लिए रोड जो है वो रिलेटिवली इकोनॉमिकल है। वही पॉइंट आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। और दोस्तों बताया गया कि ये जो है डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आपके घर के सामने रोड है ना, तो क्या वो डोर टू डोर सर्विस ही तो हुआ। तो दोस्तों इससे कॉस्ट जो है लोडिंग और अनलोडिंग की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक। अब मान लो यार अगर आप ट्रेन से सामान मंगा रहे हो तो फिर ट्रेन से आएगा, उतरेगा, फिर उसको वहाँ से लाद के लाना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ जाता है। अब सीधे लाद के अपने घर पर लेकर रख लो, ठीक। तो इसे कहता है इकोनॉमिकल होता है, ये कम खर्चा आता है इससे। और हम बात करें लोडिंग अपलोडिंग का मतलब है कि सामान को लादना यानी लोडिंग, सामान को उतारना यानी अनलोडिंग, ठीक। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसे हम फीडर की तरह भी यूज़ करते हैं। अब ये फीडर क्या होता है यार, तो देखो फीडर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि यार जो अदर रोड्स हैं, सॉरी रोड्स बोल दिया, जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि हवाई जहाज़ हो गया, शिप हो गई, तो यार इन तक पहुंचने के लिए भी तो कोई साधन होना चाहिए। तुम्हें ट्रेन में पहुंचना है तो ट्रेन तक पहुंचने के लिए भी तो तुम्हें साधन होना चाहिए अपने घर से। तो तुम घर से निकलोगे, रोड पर बाइक चलाते हुए जाओगे, बाइक वहाँ पर रखोगे स्टैंड में, फिर तुम जाओगे ट्रेन में बैठोगे। तो ये फीडर है अदर ट्रांसपोर्ट के लिए भी। अदर ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन तक को भी पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये लिंक करता है इन सभी को, ये फीड करता है, ये फीडर है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के लिए, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो इंडिया में रोड्स हैं वो कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। तो देखो जो इंडिया में जो रोड्स हैं वो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बनाए गए हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद जाकर आपका नेशनल हाईवे आता है, उसके बाद जाकर कहीं हमारा स्टेट हाईवे आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अदर रोड्स आते हैं। तो पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को देखते हैं। दोस्तों ये जो है, ये रोड जो है दोस्तों, ये इंडिया के 4 सबसे बड़े मेट्रोपोलिस को जोड़ता है। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? 6 लेन सुपर हाईवे के द्वारा जोड़ता है। 6 लेन वाला हाईवे है दोस्तों। इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोला गया क्योंकि पूरे भारत को ऐसे 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 जोड़ दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। एग्जाम्पल क्या भाई, हकीकत की बात करते हैं। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये क्या करता है दोस्तों? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। दोबारा बोलो, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जोड़ता है। देखो ये हमारा इंडिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा इंडिया है, ठीक है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ठीक। ओके, ये क्या था? ये था हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक। अगला जो है दोस्तों मेरा वो क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि हमारा सिलचर असम से उठकर पोरबंदर गुजरात तक जाता है। और इसी को हमने क्या बोल दिया दोस्तों? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। जो सुपर हाईवेज हैं इनमें टाइम बहुत कम लगता है, और क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन सभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए जाते हैं। इन सभी को हैंडल नेशनल NHAI हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। तो देखो मेरे भाई, नेशनल, ये देखो NHAI, ठीक है ना, ये हैंडल करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की। तो जो नेशनल हाईवे है दोस्तों, ये जो है ना एक्सट्रीम पार्ट जो है कंट्री से उनको जोड़ता है, ठीक। जो नेशनल हाईवे है ये प्राइमरी रोड सिस्टम होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं यार कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ वो नहीं दिया क्या? सॉरी, नहीं दिया, चलो कोई नहीं। एक मिनट, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे की। तो देखो दोस्तों, जो स्टेट हाईवे है, अगर आपको इसमें मैप आ जाता है नेशनल हाईवे में कि भाई NH1, NH2, NH3, NH7, तो अगर ये होता है आपके सिलेबस में तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा NH के ऊपर, नेशनल हाईवेज के ऊपर। अगर मैप होता है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा आपके सिलेबस को दोबारा, अगर मैप होता है तो मैं आपसे वीडियो बना दूंगा, उसकी चिंता मत करना, आ जाएगा वीडियो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे के बारे में। देखो जो हमारा स्टेट हाईवे है दोस्तों, ये वो रोड्स हैं जो कि लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ। ये जो है दोस्तों, ये सभी रोड्स कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा? तो वो किए जाते हैं दोस्तों स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PWD लिखा हुआ है, आप इसे SPWD भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में। ये रोड्स जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस के साथ अदर डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ते हैं। ये जो रोड है दोस्तों जिला परिषद के द्वारा कंट्रोल मैनेज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अदर रोड के बारे में। देखो दोस्तों, जो गांव के रोड होते हैं जिसे हम रूरल रोड बोलते हैं, जो कि रूरल एरिया और विलेजेस को टाउन्स के साथ जोड़ते हैं, जिन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं यार, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो चीज़ें ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक है। इनके लिए दोस्तों स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि ये लोग लिंक कर सके हर विलेज को, हर गांव को जो है दोस्तों टाउन के द्वारा जोड़ा जा सके। मतलब हर गांव को जो है ना उसको हम टाउन से जोड़ सकें, ठीक। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। और दोस्तों ये सभी चीज़ें जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। किसके कैटेगरी के अंदर? अदर रोड्स के अंदर। जितनी भी मैंने कंडीशन बताई ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, या फिर जितने भी गांव के रोड्स हैं जिनको टाउन से जोड़ा जा रहा है, इन सभी को इस कैटेगरी के अंदर हम गिनते हैं यार। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा होगा, एक सेकेंड में देखता हूँ। ये देखिए, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा श्रीनगर से निकला और ये कन्याकुमारी, और ये देखो ये रहा हमारा पोरबंदर, और ये कहाँ गया? ये गया हमारा ये यहाँ गया सिलचर, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉर्डर रोड की। तो देखो यार, जो हमारा बॉर्डर रोड है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि यार दोस्तों बॉर्डर पर रोड बनते हैं,
और उन सभी रोड्स को दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज करता है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो 1960s में दोस्तों बनाया गया था ताकि वो जो है डेवलपमेंट कर सके अपने बॉर्डर पर। दोस्तों ये जो रोड जब से बन गए तब से क्या होता है कि उस एरिया में जो है दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने लगे हैं, उसने हेल्प किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जो मुश्किल एरिया से डिफ़िकल्ट टेरेंस थे वहाँ तक भी पहुँचने में आसानी हुई है इन रोड्स के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे जो रोड्स हैं वो कैसे क्लासिफाइड हैं। तो यार जो रोड्स होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाइड हैं। एक तो भैया मेटल्ड रोड, METALLED मेटल रोड, ये वो रोड्स होते हैं जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें बिटुमेन भी मिला जाते हैं कोल के, जिससे ये हर वेदर में मजबूत बने रहते हैं, टूटते नहीं जल्दी, जिस पे आप आराम से मोटर बाइक सब कुछ लेके जा सकते हो। जो कि आप रोड देखते हो पक्की रोड बोलते हैं सिंपल भाषा में। और जो दूसरा रोड होता है वो होता है अनमेटल्ड या अनपेव्ड रोड होता है, ठीक। जो मेटल्ड रोड होता है जिसकी मैंने पहली बात की उसे हम बोलते हैं ऑल वेदर रोड। और जो दूसरा रोड होता है जिसे हम अनमेटल्ड या अनपेव्ड रोड बोलते हैं वो दोस्तों क्ले का होता है, मट्टी का ही होता है, जो कि ऑल वेदर रोड नहीं होता है, सिर्फ ड्राई सीजन में ही वो चल सकता है। अगर बारिश हो गई तो गाड़ी फिसलने लगेगी, गाड़ी गिरने लगेगी, ठीक है। रेनी सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, रोड डेंसिटी की बात करते हैं। देखो दोस्तों ये जो रोड डेंसिटी होता है हम कैसे पता करेंगे। तो देखो जो लेंथ है रोड का हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है ना, हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो लेंथ है रोड का उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ रोड। और दोस्तों ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब ये कि यार कई जगह जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो रोड है उसकी जो डेंसिटी है वो करीब 12.14 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर हम बात करें केरला की तो वहाँ पर 517 किलोमीटर है। तो ये 2011 का डेटा है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है। अगर हम बात करें नेशनल एवरेज की तो नेशनल एवरेज है 142.68 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, इंडिया का एवरेज है, ठीक है ना। ओके अब हम बात करते हैं यार आगे आखिर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि रोड ट्रांसपोर्ट फेस करता है। देखो दोस्तों जो रोड ट्रांसपोर्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों हाई ट्रैफिक होता है, कंजेशन होता है रोड पर, कई सारे जो ब्रिजेस हैं जो कि बनाए गए हैं वो जो टनल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नैरो है, पतले हैं। और कई सारे जो रोड्स हैं वो अनमेटल्ड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है रेनी सीजन में। और दोस्तों जो नेशनल हाईवे वो कई जगहों पर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रेलवेज़ की। तो दोस्तों जो रेलवे होता है वो क्या है, चलो अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखो जो रेलवे है ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पैसेंजर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी इकोनॉमिकल तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, हालांकि इसको थोड़ा महंगा हो जरूर गया है। इससे दोस्तों क्या होता है कि आप ट्रैवल करके कहीं भी जा सकते हो, साइट सीइंग यानी देखने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज को भी, गुड्स को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। इंडियन रेलवे जो है दोस्तों वो करीब 150 ईयर से काम कर रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल साबित हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। दोस्तों ये जो है पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को जो है बाइंड कर रहा है इकोनॉमिकली। जो रेलवे हैं, इंडिया का जो रेलवे है उसका करीब 7133 स्टेशंस हैं और इसके साथ साथ 64,460 किलोमीटर का रूट है। यहाँ पर सारे डेटा दे रखे हैं। करीब डेटा जो है दोस्तों फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, तो डेटा की चिंता नहीं करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे रेलवे जोन के बारे में। तो देखो यार जो रेलवे जोन है, इंडिया का जो रेलवे जोन है उसमें करीब 16 जोन्स हैं। मतलब कि दोस्तों जो रेलवे है वो 16 जोन में डिवाइडेड है कि भाई ये जोन है, ये जोन है, एक अलग जोन है। इन सभी को अलग अलग लोग देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। हैंडल करने के लिए 16 जोन्स बना दिए गए हैं, ठीक है।
और अब हम बात करते हैं कि आखिर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडियन रेलवे के लिए। देखिए दोस्तों, वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि जो इंडियन रेलवे है उसके बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि वो सैंडी प्लेन्स में, जो कि राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, स्वैम्प है गुजरात का, और तो और फॉरेस्टेड एरिया है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, झारखंड का, उन सभी जगहों पर दोस्तों जो एयरलाइंस है उसे हम नहीं बिछा सकते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ही मुश्किल काम है। और तो और बहुत सारे रिवर्स हैं जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ब्रिजेस का, ठीक, जो इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रेल लाइन्स को बिछाने में। ये दोस्तों हिली टेरेन एरियाज़ में, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन्स में, खासकर कोनकान रीजन में रेलवे ट्रैक्स को बहुत ही मुश्किल है बनाना। और तो और टनल्स को भी बहुत ही पैसा लगता है इन सभी चीज़ों को बनाने में। बात यह है कि इन सभी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, खासकर उन एरियाज़ में जैसे कि टेरेन एरिया हो गया यार, ठीक है ना, पेनिनसुलर एरियाज़ हो गए, रीजन्स हो गए, हिली एरियाज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ जाता है टनल्स को बनाने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि फेस करते हैं हमारा इंडियन रेलवे। देखो दोस्तों, बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो बिना टिकट के ही ट्रैवल करने लगते हैं। और तो और कई बार क्या होता है कि चोरी हो जाता है सामान ही रेलवे से, और तो और लोग जो है रेलवे की प्रॉपर्टी को ही डैमेज करने लगते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, अब तक रुकी नहीं है क्योंकि लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग तोड़ फोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। ठीक, हाँ, लोग जो है दोस्तों चेन पुलिंग कर करके चेन को रोक देते हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ट्रेन को। और मैं आपको बता दूं कि कोनकान रेलवे बन गया, एक रेलवे लाइन ही है, ठीक है ना, ये बन गया जिसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उस रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेलवे आ चुका है कोनकान में, जिसकी वजह से कोनकान रीजन में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ दोस्तों, डेवलपमेंट हो रहा है। कोनकान में रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल था लेकिन बन चुका है। ठीक, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे लेकिन फिर भी आखिर में लास्ट में बन गया। देखो प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स ही सिंक हो गया भाई, लैंडस्लाइड ही हो गया, स्ट्रेचेस ही पड़ गए, मतलब स्ट्रेच मतलब वो फैल गया, उस वजह से दिक्कत होने लगी, या फिर लैंडस्लाइड, ज़मीन ही घिसक गई, ठीक है ना, ट्रैक ही डूब गया, ये सभी बहुत सारी समस्याएँ हुई थी। हम दोस्तों पाइपलाइन की बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जो पाइपलाइंस है ये नया है इंडिया में। पहले जो है पाइपलाइन का सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता था पानी को पहुंचाने के लिए सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन आजकल दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस, ऑयल्स, इन सभी चीज़ों को जो है हम रिफाइनरी तक पहुंचा सके, फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक पहुंचा सके, और तो बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक हम पहुंचा सके। दूसरी जो पाइपलाइंस हैं ये अंडरग्राउंड होती हैं और इसके द्वारा हम लोग सॉलिड यानी कि आयरन ओर को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम इसे स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। स्लरी मतलब SLURRY। ये स्लरी क्या होता है? देखो जैसे कि आपने देखा होगा थिन मिक्सचर होता है, यानी कि जो आयरन ओर है उसका भी हम थिन मिक्सचर बना दें, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर दें, तो हम उसे आराम से पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्लरी जो होता है एक मिक्सचर होता है, थिन मिक्सचर होता है लिक्विड का। अगर हम एग्जांपल की तरफ बात करें, जैसे वाटर में हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट को मिला दें या फिर क्ले को मिला दें, तो जो बनता है जैसे कि आपने देख रहा होगा उसी तरह हम इसको बनाकर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों जो शुरुआती में कीमत जो होती है, जो कॉस्ट होती है पहले इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होने लगती है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कवर हो जाता है। दोस्तों हम आगे देखते हैं। हालांकि इसमें कुछ वो भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लॉस हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें लॉस भी होती हैं, इसमें डिले भी होता है थोड़ा, उस वजह से ये सब चीज़ छोटी मोटी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के। तो यहाँ पर 3 नेटवर्क की बात की गई है। जो पहला नेटवर्क है वो है दोस्तों ऑयल फील्ड के बारे में बात किया गया है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन असम टू कानपुर, यानी कि जो ऑयल फील्ड है जो कि असम में, वहाँ से कानपुर का पाइपलाइन बिछा हुआ है, वहाँ से लेकर कानपुर आता है। ठीक है, रास्ते में गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए आता है। यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ प्रोडक्ट जो है दोस्तों आते जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा जो रूट है हमारा, जो दूसरा पाइपलाइन है उसकी भी बात की गई है यहाँ पर नीचे। जो दूसरा रूट है
दूसरा पाइपलाइन है वो है सलाया जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेकर दोस्तों जालंधर जो कि पंजाब में है। अब यहाँ पर दोस्तों विरामगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, इन सभी चीज़ों के होते हुए ये जाता है हमारा कहाँ, जालंधर। ठीक है, गुजरात से जालंधर जाता है। और दोस्तों जो गैस पाइपलाइन है जो कि हजीरा जो कि गुजरात में है, हजीरा गुजरात से वो जो है यूपी के जगदीशपुर जाता है, रास्ते में वो विजयपुर यानी कि मध्य प्रदेश में होते हुए जाता है। ये जो है कोटा राजस्थान में भी होते हुए जाता है, इसके ब्रांचेज हैं। और तो शाहजहांपुर भी जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, बबराला हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये होते हुए जाता है, जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वाटरवेज के बारे में, और वाटरवेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद एयरवेज, और उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम दोस्तों। अगली वीडियो में बिकले बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए।